नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी, अपने शो पिनास का पंच के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के निराशावादी लोगों को, नेगेटिव लोगों को सीधा डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि देश नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बहुत आगे निकल चुका है। विपक्षी दल कांग्रेस को भी मैसेज दिया है कि भाई आप जो हैं अराजकता में अवसर ढूंढने की कोशिश कतई ना करें। भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाते हैं। तो क्या वाकई में देश जो है इस वक्त जो देश की इकोनॉमी है उसको लेकर जिस तरह के लगातार इर्द गिर्द सियासी मायनों के लिहाज से कुछ आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, कुछ बयान दिए जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर डराते हैं, ये चिंता पैदा करते हैं कि भाई देश की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। सरकार बार बार कोशिश कर रही है बताने की कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। एक वैश्विक संकट आया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे उसका असर है, स्लो डाउन हुआ है, लेकिन भारत उसका मुकाबला बहुत अच्छे से कर रहा है और दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। तो क्या वाकई में कुछ निराशावादी लोग जो हैं वो दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं देश के आवाम को? आज इसी को हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के लिहाज से। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस वक्त मौजूद हैं और इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। तो आज हमें वो समझाएंगी कि मैम सियासी जो बयान है वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि भाई निराशावादी लोग हैं कुछ देश में जो आत्मनिर्भर भारत को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने पॉलिटिकल जो उनके राइवल्स हैं उनको उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की और बताया कि भाई आप नेगेटिविटी मत फैलाइए। तो क्या वाकई में जो देश की इकोनॉमी की स्थिति है, बतौर इकोनॉमिक जानकार, क्या वो ख़राब इतनी है कि हमें पेसिमिस्ट हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए और चिंतित हो जाना चाहिए, या फिर हाँ एक प्रॉब्लम है बट वी आर डीलिंग इट विद वेल? नमस्कार पेनास जी। देखिए, इसको अगर हम ऐसे समझें कि इकोनॉमी किसी की इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे नहीं चलती, इसके आधार होते हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से समझा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ कितनी है, और ये पूरे वर्ल्ड ओवर के स्टैंडर्ड्स हैं। इट इज़ नॉट दैट कि इंडिया ने ऐसा कहा और बाकी आप कंट्रीज़ और बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक आपको उसको नहीं उस चीज़ को कोलैबोरेट करे। ये पूरे वर्ल्ड नोन आंकड़े हैं। तो जिसमें मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ। देखो, जो सबसे पहले होता है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट इस वैश्विक संकट के बावजूद भी, पहले हम 7% को पार करने की बात कर रहे थे, अभी भी हमारा 6.6 और 6.7%, ये RBI के भी हैं, अपने मॉस्पी के डेटा भी है, और IMF और वर्ल्ड बैंक भी तकरीबन इसी दर पे कह रहा है कि भारत का ये दर बढ़ेगा। उसके अलावा देखो, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, मैंने आप ही के शो पे आप ही के साथ ये बात करी थी जिस दिन हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स आया था। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स 8 की दर को पार कर गया था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने सोचा था कि अभी 3 है तो शायद ये भी 7-8 तक पहुंचे, लेकिन अभी उसकी प्रिडिक्शन आएगा तो वो 12-13 तारीख के आसपास ही जून की प्रिडिक्शन आई है कि वो 5.4 से 5.6 के बीच में रहेगा। तो ये दिखाता है इकोनॉमिक्स हमारी जो हेल्थ है। फिर उसके बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो तकरीबन अगर युद्ध से पहले की बात करें तो $716 बिलियन के हुए थे, जो अब भी 680-690 बिलियन डॉलर के बीच में है। हमारे गोल्ड रिजर्व्स हिस्टोरिक हाई पे हैं। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 1.5 से 2% है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन रेट हमारा 4% के करीब, जो मैंने भी बोला, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.5 से 2% है। तो ये सब जो इकोनॉमिक हेल्थ होती है, और आज ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी रिपोर्ट आई। बहुत अफवाहें थी कि EMI बढ़ जाएगी, रेपो रेट बढ़ेगा, आपका सबका हम सबका ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इकोनॉमी की हेल्थ इतनी ख़राब होती तो क्या RBI और क्या संजय मल्होत्रा जी बिल्कुल इस बात पे सो जाते, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात पे सो जाती कि चलो जी होने दो। ऐसा तो ही नहीं कि कल इलेक्शन आ रहे हैं कि आज मैंने जो किया, जैसे ऑयल बॉन्ड्स की बात करें कि भैया मेरी सरकार आए ना आए उसके बाद की सरकारें देखेंगी। अभी तो 29 तक है ना ये सरकार। तो अगर इतनी स्थिति खराब होती तो रेपो रेट था कि 5.25 से शायद 5.75 बढ़ जाए, लेकिन आज 3 बारियों के बाद भी रेपो रेट स्टेबल रखा गया है। तो दिस आर दी इंडिकेटर्स। ये आपके मेरे सेंटिमेंट्स पे नहीं होता पेनास जी, ये इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि इकोनॉमी की हेल्थ कितनी अच्छी है। राहुल गांधी बार बार चिंता जताते रहते हैं। ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ कोलैप्स होने वाला है, ऐसा लगता है बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं और हमें तैयार रहना चाहिए, मतलब बहुत बड़े आर्थिक संकट, एक गड्ढे में हम घुसने वाले हैं। देखो पेनास जी, इसमें ना मुझे एक धुरंधर का डायलॉग याद आ रहा है कि सियासत और सगे कभी एक जुमले में नहीं आते। तो राहुल गांधी के लिए यही फिट होता है। वो शायद भारत को अपना सगा नहीं समझते, वो सियासी जुमले ये सब जो कर रहे हैं ऐसे नहीं चलता है। उन्होंने तो आज से कुछ साल, अभी महीने पहले अगस्त में ये भी कह दिया था कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। 4.3 ट्रिलियन डॉलर को हम इकोनॉमी बन चुके थे, तब 4th पे थे। अब तो खैर रुपये का थोड़ा दिक्कत आया है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्रॉब्लम्स। तो उसमें आप जब इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहे हो तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? वो अभी कह
कह रहे हैं आर्थिक सुनामी आने वाली है। तो ये सब बातें, ये सिर्फ एक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये केवल अराजकता फैलाने वाली बातें हैं। क्योंकि मैं इसको आपको एक और एग्जांपल दूंगी, भारत की सरजमीन पे तो जो आप कह रहे हो सो कह रहे हो, राहुल जी ने तो यूएस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी ओवर एम्बिशियस, और ये हम सपना पूरा नहीं कर सकते। आज उन्होंने कहा कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। तो ये एक निराशावादी सोच है ना। मतलब हम हमेशा, हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि एम बिग, ताकि कम से कम उस तक पहुंचने की तो आप एक अपने अंदर वो तो रखो, संकल्प तो रखो। तो जहां हम एक विश्व गुरु होने की बात करते हैं, वो जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बोलते हैं कि विश्व गुरु तो हमारी ओवर एम्बिशन है, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो आप ऐसे से क्या उम्मीद करोगे? बिल्कुल वो सियासत कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। और क्या वाकई में राहुल गांधी एक निराशावादी सोच से आगे बढ़ रहे हैं? जैसे इकोनॉमी भी होती है ना, हर कोई आर्थिक मामलों का जो जानकार होता है वो अपने अपने हिसाब से उसको रीड करता है, क्योंकि डेटा है। डेटा की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, आप उसे कहीं से भी पकड़ के कैसे भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन उसकी सबकी अलग अलग हो सकती है। कई आर्थिक मामलों के जानकार हैं जो कंसर्न जता रहे हैं इकोनॉमी को लेकर भी, उनके भी अपने आर्टिकल्स, उनके अपने व्यू पॉइंट्स जो है लगातार आ रहे हैं। तो क्या इकोनॉमी को देखने के भी कई नज़रिए होते हैं, जिसमें कि भाई आपको चुनना है कि मुश्किल हालात हैं, इसमें आप पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे या मुश्किल हालात में और गड्ढा खोदेंगे? देखिए बेनाज जी, कि इकोनॉमी को देखने के वो इंटरप्रिटेशंस तो चलिए लोग सियासत करने के लिए कर लेते हैं, बट कौन से आंकड़े हैं जिसमें हमें पता है हम अभी भी वीक हैं। तो मैं अगर बिल्कुल अनबायस्ड होकर बताऊं तो डेफिनेटली हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। तो हालांकि हमने 2014 से 24 के बीच में अपना परसेंटेज टर्म्स में देखें तो हम 17% पे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अभी भी उतना ही है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा था कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, वो वाकई बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें FDIs चाहिए। FIIs, देखिए ये सब कहने की बातें होती हैं, अगेन वो सियासी जुमले हैं कि तब बोला था कि रुपया गिर रहा है, तो क्योंकि तब जो रुपया गिर रहा था वो तब भारत की आर्थिक स्थिति 2013-14 में बहुत खराब थी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5, 4.3, 4.5% तक के करीब था। तो हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो वो जो सिचुएशन थी वो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन की तरह 15% पहुंची हुई थी, हमारे रिजर्व्स ऑल टाइम लो पे थे। तो ऐसी स्थिति में जब रुपया गिर रहा था तो वो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से था। बट अब जो है, अब यूएस का रेपो रेट, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन इतनी तगड़ी आई हुई है, कल जो ट्रंप के बयान आए हैं कि मैं मुज्तबा खamenei के साथ एक मीटिंग करने को तैयार हूं और बिल्कुल उनको ऐसा ही सम्मान दिया जाएगा जैसा कि किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष को दिया जाता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वहाँ इन्फ्लेशन अनकंट्रोल जा रहा है, वहाँ जो उनकी इकोनॉमी है ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा डेट इकोनॉमी थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब उनका रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 5% के करीब रेपो रेट है, तो एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर लोग इसलिए वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मतलब इंटरप्रिटेशन आप सियासत के लिए कर लीजिए, लेकिन वेयर लेट्स कॉल अ स्पेड, जो हमारा बढ़ाने का अभी स्कोप है वो हमारी FDI और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का स्कोप डेफिनेटली है, और शायद ये सरकार भी जानती है और इसलिए PLIs और ऐसी स्कीम निकल रही हैं। तो राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि सुनामी आने वाली है आर्थिक, और हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा। भाई हम डरें तो कितना डरें? अब राहुल गांधी की निराशावादिता में पड़ें या फिर हम लोग भरोसा करें PM पर कि भाई ठीक है हम देखो बढ़ रहे हैं आगे? मैं किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं हूँ, मुझे इसीलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, मुझे एक भारतीय की तरह दिख रहा है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट्स आज जो आई हैं जस्ट आउट ऑफ ब्लू आई हैं? ये स्टेटमेंट्स इसलिए आई हैं, अगर आप जोड़ के देखो, कॉकरोच पार्टी की जो फंडिंग की बात हुई थी, अचानक से वो कॉकरोच पार्टी बन जाती है, अचानक से उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। कल अभिजीत दीपके ने यहाँ पे आना है, तो ये बिल्कुल जेन जी को जो एक काइंड ऑफ एक अराजकता, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही बोल चुके हैं कि अराजकता में अपना अवसर, क्योंकि आप इलेक्शन पर इलेक्शन हार रहे हो, सेंचुरी पार कर चुके हो आप अपने इलेक्शंस हारने की। तो ये हिस्टोरिक लो पे है इस समय, जो इंडिया अलायंस का तो पता ही नहीं है, स्टेट्स में अलायंस चलता नहीं है, इनका क्या है। तो कांग्रेस इस समय अपनी हिस्टोरिक लो पे है। तो रादर दैन कि आप जनता के साथ जाके प्रॉब्लम्स की बात को सुलझाने की बात करें, आप सोल्यूशंस की बात करें, आप तो ये अराजकता में अवसर देख रहे हो, आप आपदा में भी अवसर नहीं देख रहे हो। उनको ये समझ आ गया कि जैसे विश्व में आपदा थी तो आपदा में भी उनको अवसर नहीं दिखा, क्योंकि बंगाल इलेक्शन का नाम हम सब जानते हैं। तो आपदा में अवसर जब उनको नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा कि अराजकता में अवसर देखो, क्योंकि पेनाज इस बात को समझना होगा, अमेरिका के, चाइना के, सबके हितों में है कि भारत में एक स्टेबिलिटी ना आए। ये भारत जो एक उमड़ता भारत है, जो एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, ये किसी को भाता थोड़ी है वर्ल्ड में।
तो इसके चलते जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की भी बात करी, वहाँ पे हम ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें, हम सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करें, तो सामरिक लिहाज से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ मतलब पर। मुझे समझ ही में नहीं आता है कि आप किस लिहाज से बात करते हो। ये सेंटिमेंट्स पे नहीं चलता है ना। अगर आपने बोला कि सुनामी आने वाली है तो भैया उस सुनामी का जरा आंकड़े भी दे दो, किस बिना पे आपने डेड इकोनॉमी बोला, किस बिना पे आप किस बिना पे कह रहे हैं कि हमारे पास मुश्किल दिन है लेकिन हाँ कोलैप्स या बहुत ज़्यादा बुरे हालात नहीं होंगे। मुश्किल दिन है, ठीक दिन है, अच्छे दिन है, कहाँ हम कैटेगराइज करें अपनी इकोनॉमी को? हम अपनी इकोनॉमी को ये बोलेंगे कि मुश्किल दिन इसलिए हैं क्योंकि वैश्विक संकट है। लेकिन अब युद्ध के इतने सारे दिन के बाद सीज फायर भी अब इतने दिन से चल रही है, होर्मुज भी तकरीबन ब्लॉकेड है, सब कुछ है, लेकिन मोरलेस वहाँ से आ ही रहा है। ये अभी कल ही की रिपोर्ट थी, जो केपलर की भी रिपोर्ट थी कि ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज भारत ने इतने मजबूत कर लिए हैं कि आज से, ये आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, आज से 6 महीने के बाद ये तक आंकलन चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इतनी डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो पाएगी एलएनजी की जितनी हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मतलब सॉरी इंपोर्ट कर लेंगे और उसको हम उसको रिफाइन कर लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव्स देखता है। इकोनॉमीज ठप नहीं बैठती हैं। जब लोगों ने देख लिया कि होर्मुज का रास्ता आपने रोक दिया तो फ्यूचर के लिए भी तो तैयार करेंगे ना। रशिया है, जितने सब ने अपने अपने क्रायोजेनिक सिलेंडर्स का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, इंडिया ने भी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस। तो भारत की स्थिति आज वैश्विक संकट के बावजूद भी बहुत कंफर्टेबल है। नहीं तो वैश्विक संकट के बावजूद 6.7 6.6 का ग्रोथ रेट पे नास कौन दर्ज कर सकता है? पूरे वर्ल्ड के जो आंकड़े आए हैं उससे नीचे जो है 4 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है, चाइना में 3 पॉइंट समथिंग की, अमेरिका खुद 1.5 से 2% पे बैठा है। तो ऐसे ग्रोथ रेट कहाँ दर्ज होते हैं इस वैश्विक संकट में? तो ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट ग्राउंड पे भी नजर आएंगे हमें। डाउन पे ग्राउंड पे मतलब जैसे आम आदमी के जीवन में देखिए डेटा जो है आपने मतलब मिनिस्ट्री जारी कर दी है, ठीक है, सबने वो पढ़ दिया, आरबीआई ने पढ़ दिया, पर एक आम आदमी को ग्राउंड पे जब महसूस होगा ना कि हाँ ठीक है भाई अब सब्जी सस्ती हो रही है, अब ये थोड़ा कम हो गया पहले से, अब ये थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा इंक्रीमेंट मिल गया, थोड़ी नौकरी अच्छी हो गई, जब ये होना शुरू होगा तो लगता है कि जो एक जो डराया जा रहा है, जैसे आप कह रही हैं कि भाई ठीक है आंकड़े कह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं, वो भी दुनिया में युद्ध की स्थिति के चलते, अदरवाइज हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं और इम्प्रोवाइजेशन की तरफ ही हैं। फिर से दोबारा कहते हैं ना हालात दुनिया के बदलेंगे तो हम बहुत जल्दी बाउंस बैक ट्रैक पर आएंगे। देखो बेनाज, इसमें ना अगेन बड़े अनबायस तरीके से इसमें हमें ये समझना होगा कि अब लिटरेसी बढ़ाने वाली बात की बात नहीं है, अब अपस्किलिंग एंड अपने आप को तैयार करने वाली, विश्व के लिए रेडी करने वाली बात है। जो मैं अगर आम नागरिक की बात करूं, जो आपने कहा कि सब्जी तरकारी के दाम हर चीज मतलब हाँ, मुझे महसूस होना चाहिए, इट शुड फील मी। जी देखिए, अगर आंकड़ा टीवी पे देखने की बजाय, किसी के स्टेटमेंट में आने की बजाय, कागज में आने की बजाय जब मुझे महसूस होगा तो मैं अपने आप कहूंगी कि हाँ सब सही चल रहा है। जो क्रूड है, क्रूड के दाम $100 पर बैरल को क्रॉस किए हुए थे। अब भारत ने जो अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर लिए हैं तो डेफिनेटली नीचे आना शुरू हुआ है। सरकार ने अपनी जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज़ थी उसको भी कम कर रखा है। तो ये जब जैसे ही तेल के दाम और कम होंगे, हमने आप ही के शो पे बात ये भी करी थी कि क्या ये 20-25 को, मैंने तब भी आपसे कहा था कि मैं इसको देख रही हूँ 6 से 7 रुपये तक, और आज हम इतने दिन के बाद उसी ब्रैकेट में घूम रहे हैं, उसी ब्रैकेट में घूम रहे हैं। तो जैसे जैसे अब क्रूड ऑयल और वर्ल्ड के जो ब्रेंट और क्रूड के रेट्स हैं वो स्टेबलाइज होने शुरू होंगे, इंडिया डाइवर्सिफाई करके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से, अगेन देखिए हो सकता है मैं थोड़े दिन के बाद आप ही के शो पे बात कर रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे ये भी, मैं अगर सियासत की बात करूँ, ये भी चर्चा करेंगे कि वेनेजुएला से तेल लेना शुरू कर दिया। मैं आपको इसके डेटा देती हूँ। इस समय वेनेजुएला से जो तेल सारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट मिला के इफेक्टिव रेट अभी सबसे सस्ता पड़ रहा है, हमें वो $92 से 96 पर बैरल पड़ रहा है। वही जो रशिया का तेल ऑलमोस्ट 106 से 108, इराक का 102 से 103। तो हम इसलिए लेंगे ना जहाँ से सबसे सस्ता है। तो जैसे जैसे अगर ये और स्टेबलाइज होता है तो इसका डेफिनेटली ग्राउंड पे भी असर दिखेगा। और जो मैं अपस्किलिंग की बात करी थी, अगेन ये पिछले महीने की रिपोर्ट है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, हम भी जानते हैं वो AI के चलते हो रहे हैं, लेकिन पिछले महीने की इन्फोसिस वगैरह की ये रिपोर्ट है कि जहां हम 10 टाइम्स एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, वहाँ तो 10 टाइम्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। ये जो क्लॉड और ये सब जो हम जेमिनाई और चैट GPT की बात करते हैं, दे आर नॉट कॉस्ट फ्री। एक नॉर्मल यूज़र के लिए कितनी है बेनाज, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, रोज़ पॉपअप्स होते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए ये कितनी महंगी एक कॉस्ट की बात हो रही है। तो वो जो रिवर्स थिंकिंग की बात हो रही है कि भैया इससे अच्छा तो ह्यूमन ही अच्छा था, जो एक इंसान वर्सेस AI की बात हो रही थी। तो ये अपने आप को हमें अपस्किलिंग एंड अपने आप को रेलेवेंट रखना होगा टू बी सूटेबल फॉर दिस सेंचुरी। और मेरे ख्याल से विपक्ष भी अपने आप को रेलेवेंट और जैसे कहते हैं सूटेबल रखने के लिए उसने तरीका इजाद किया है कि डराओ, पैनिक करो, और जब लगातार भाई ठीक है वो भी नेगेटिव क्यों ना हो,
एक के बाद एक के बाद एक के बाद हार मिल रही है, तो फिर उन्हें देश हित नहीं पहले खुद का हित नज़र आएगा। तो ठीक है, उनके अपने फिलॉसफीज़ हैं, प्रधानमंत्री ने उनको जवाब भी दिया है, लेकिन डेटा जो है भाई वो जैसे कि प्रोफेसर दीप्ति ने कहा कि उसे आप पैरामीटर्स चेंज नहीं कर सकते, वो पूरी दुनिया के लिए सेम है और हर अर्थशास्त्री उन्हें पैरामीटर्स पे तोलेगा। ग्राउंड पर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हालात मुश्किल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सुनामी आ रही है या मुश्किल आ रही है, औरों से अभी भी हम बहुत बेहतर हैं। तो ऑप्टिमिज्म इज़ द की, नॉट द पेसिमिज्म। प्रोफेसर दीप्ति, आप चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पिनास का पंच में फिलहाल के लिए छोटी सी बात बस जी, ऐड जी। कर सकती हूँ? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे को मतलब थोड़ा लाइटर वेन में लग रहा है कि शायद कल राहुल गांधी ने बोला कि सुनामी आने वाली है और आज वो ट्वीट कर रहे हैं कि वो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, तो भैया इससे पहले कि सुनामी आए तो मैं वहाँ जाके स्कूबा डाइविंग कर लूँ, शायद वो ये एक मैसेजिंग दे रहे हैं। तो अगर इतने बुरे हालात होते तो आप जनता के बीच में होते ना। तो जुमलेबाजी भारत के साथ इस समय नहीं चलेगी, भारत की जनता बहुत समझदार है। चलिए, तो इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को यहाँ एंड करते हैं। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।